हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कल अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि हर एक दिन अपने को एक टॉपिक क्लियर करना है। जो जितने भी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उनको अपन हर रोज़ एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करके उसको क्लियर करेंगे। जैसे कि अपन ने कल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला अपने टॉपिक लिया था एलन टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था। आज अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे पाइलोरिक स्टेनोसिस, इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बात करते हैं। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है कि ये जो पाइलोरिक रीजन है उसका नेरोविंग हो जाना क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। तो अपने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है, इट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस इज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ पाइलोरिक मसल्स, यानी कि पाइलोरिक मसल्स का हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाना क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये जो पाइलोरिक जो रीजन है वो कहाँ पे पाया जाता है, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि ये नेरोविंग हो जाने के कारण, पाइलोरिक कैनाल के अंदर नेरोविंग हो जाने के कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स है जो कि स्टोमक से इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि पाइलोरिक जो मसल्स होती है उसके अंदर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होने के कारण जो पाइलोरिक कैनाल है उसके अंदर क्या हो जाती है, नेरोविंग हो जाती है, जिसके कारण जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आगे नहीं पास होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अपन एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी है, इसका जो एग्जैक्ट एटियोलॉजी है वो अननोन है, एडियोपैथिक है। फिर इसकी जो कुछ रिस्क फैक्टर्स वगैरह देखें तो जेनेटिक्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई कंडीशन एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला है, इसे कोई एसोसिएटेड कंडीशन के कारण भी ये हो सकता है। और जो इसकी अपन इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन जो मेन जो एज होती है इसकी, जो इन्फेंट होते हैं इसमें 2 to 8 वीक, ये इसकी जो मेन एज होती है। और फिर अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स, यानी कि ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, इसके कारण जो सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस है उसके अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करती है, लीड करती है, नेरोविंग करती है। उस पाइलोरिक कैनाल की जो रीजन है उसको क्या कर देते हैं, नेरो कर देते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि फूड कैन नॉट पास फ्रॉम स्टोमक टू इंटेस्टाइन, जिसके कारण नेरो हो जाने के कारण क्या है कि फूड है वो स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिटेन हो जाते हैं, और रिटेन होने के कारण उसमें वोमिटिंग होती है, वो भी फोर्सफुली जो वोमिटिंग होती है। इसके कारण ये वोमिटिंग के कारण क्या हो जाती है कि अपने शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है और वेट का लॉस हो जाता है। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाने के कारण क्या क्या होता है। जैसे कि अपन इसके नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो ये पार्ट है साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स इसका आता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। जो वोमिटिंग होती है वो नॉन बिलियस प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और फिर पाल्पेबल ओलिव शेप मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, एब्डोमेन के जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो ओलिव शेप का मास है वो पाल्पेट होता है। और इसमें विजिबल पेरिस्टालसिस एक्रॉस द एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के एक्रॉस विजिबल पेरिस्टालसिस अपने को दिखाई देती है। और अपन इन तीनों सिम्टम्स को मिलाकर अपन कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि क्लासिक ट्राइड ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लासिक ट्राइड ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आते हैं, जिस तो इसमें आते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पाल्पेबल ओलिव शेप मास, विजिबल पेरिस्टालसिस। ठीक है, और अपन एब्डोमेन के क्वाड्रेंट की बात करें तो एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। जो अपने को ओलिव साइज का जो मास दिखाई देता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर दिखाई देता है। इसके जो अदर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है और वेट लॉस और फेलियर टू वेट गेन, ये भी इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डिहाइड्रेशन होता है, कॉन्स्टेंट हंगर और इरिटेबिलिटी इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर इसमें ओलिव शेप का मास जो अपने को राइट अपर क्वाड्रेंट में फेल्ट होता है, और इसका जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है वो है यूएसजी। यूएसजी के द्वारा अपन इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं।
और फिर नेक्स्ट है इसमें बेरियम स्टडी, और इसमें एक साइन दिखाई देता है अगर एग्जाम में आए कि पाइलोरिक स्टोनोसिस में कौन सा साइन दिखाई देता है, या फिर जो स्ट्रिंग साइन है वो किस में दिखाई देता है, तो पाइलोरिक स्टोनोसिस में ये स्ट्रिंग साइन दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, इसमें हाइपोकैलेमिया दिखाई देता है, और जो एसिड बेस बैलेंस देखें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसमें होता है ड्यू टू HCl का वोमिटिंग के कारण लॉस हो जाने के कारण इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिखाई देता है। फिर अपन इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो इसमें जैसे अपने एंटासिड वगैरह, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, ये सब देखकर अपन इसमें मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सर्जिकल मैनेजमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन इसमें जो सर्जरी से पहले अपन जो प्री ऑपरेटिव केयर देखते हैं, तो इसके अंदर प्री ऑपरेटिव में अपन इसमें देखते हैं कि प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन है उसको अपन करेक्ट करते हैं IV फ्लूइड के द्वारा, और फिर अपन इसके जो वाइटल साइंस है उसको मॉनिटर करते हैं और पेशेंट को NPO रखते हैं, और अपन को अगर ज़रूरत पड़े तो अपन NG ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं डिकम्प्रेस ऑफ स्टोमक, यानी कि स्टोमक को डिकम्प्रेस करने के लिए अपन इसमें NG ट्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन सर्जरी की बात करें तो इसकी जो मोस्ट कॉमन जो सर्जरी है वो है रेमेस्टेड पाइलोरोमाइटोमी, जो कि लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म की जाती है, और इसमें जो इंसिजन लगाया जाता है वो लॉन्जिट्यूडनल लगाया जाता है। जो रेमेस्टेड जो पाइलोरोमाइटोमी है इसमें जो पाइलोरिक मसल्स की जो हाइपोट्रोफी हुई है पाइलोरिक रीजन में, उन मसल्स को अपन काट के अलग करके उस जो नेरो हुआ है वो जो पाइलोरिक कैनाल उसको अपन करेक्ट कर सकते हैं। फिर पोस्ट ऑपली अपन इसमें बात करें तो रिज्यूम फीडिंग ग्रेजुअली विद इन 4 to 8 और आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी के 6 से 8 घंटे के बाद अपन इसमें फीडिंग को रिज्यूम कर देते हैं। फिर इसमें असेस सर्जिकल साइट को अपन असेस करते हैं, किसी प्रकार की ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है इनके द्वारा, और पेन का मैनेजमेंट करते हैं। फिर अपन इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, फेलियर टू थ्राइव है, इन्फेक्शन है, या पोस्ट ऑप का जो कॉम्प्लिकेशन माने तो अपन इन्फेक्शन और ब्लीडिंग या परफोरेशन वगैरह साइट जो इंसिजन साइट है उन पे अपने को देखने को मिल सकता है। ये इसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में। फिर अपन इसका क्विक रिवीजन के लिए अपन जो इसका मेनोमिक्स देखें तो पाइलोरिक मेनोमिक्स से अपन इसको पूरा शॉर्ट रिव्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि P का मतलब हो गया प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जो कि इसका जो मेन क्लिनिकल फीचर है। और फिर अपन Y की बात करें तो यंग इन्फेंट के अंदर ये दिखाई देता है, मैंने पहले भी बताया था 2 से 8 वीक के जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आता है अपने को L का मतलब होता है लंप, जैसे कि ओलिव सेव का जो मास है राइट अपर क्वाड्रेंट में जो दिखाई देता है वो होता है ओलिव सेव का मास। फिर O का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें पाइलोरिक आउटलेट के अंदर, तो इसका मतलब हो गया O। R का मतलब हो गया कि इसमें सर्जरी का जो नाम है रेमेस्टेड पाइलोरोमाइटोमी, ये इसका मतलब R का मतलब हो गया कि इसमें जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो रेमेस्टेड पाइलोरोमाइटोमी है। फिर I से इम्बैलेंस हो जाता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये सब इसमें दिखाई देते हैं। और फिर C का मतलब होता है कि जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इम्बैलेंस हुआ था उसको अपन करेक्ट करें प्री ऑपरेटिवली बाई IV फ्लूइड्स वगैरह देके इनको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका पाइलोरिक स्टोनोसिस के बारे में। जो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आप अपने क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पुटअप करना। थैंक यू।